हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्टिंग में हमें यही दिखाया जाता है कि वेवे को इतना सैड देख के फिर कैफे उसे तसल्ली ही देने लगी थी। अब इसने कोई ना कोई तो फैसला करना ही था कि या तो केहुआन को चूज़ करना या फिर लियाओ को। इसने भी फाइनली कोई तो डिसीजन लेने का डिसाइड कर ही लिया था। उधर हमें जीजुआन को दिखाया जाता है जिसने कि जीटिंग को सारी बात का बता दिया था। वो तो अपनी बहन पे ही गुस्सा करने लगती है कि ये आपने क्या कर दिया, यूं ऑफिस जाके तमाशा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। अगर इस बारे में केहुआन को पता चल गया ना, वो क्या सोचेगा आपके बारे में, उसके दिल में तो आपको लेके हेट और ही ज़्यादा बढ़ जाना है। आज जो कुछ भी हुआ था यहाँ पे एम्प्लॉयज़ तो बहुत सारी बातें भी बनाने लगते हैं। अब ये फिर उन्हें उनकी टक्कर का ही जवाब देती है। खैर कैफ़े के सामने किसकी आगे चलनी थी, सारे फिर यहाँ पे चुप ही कट जाते हैं। अब तभी अचानक इसे येन की कॉल आ जाती है जो कि कहीं आउटिंग पे जाने का ही प्लान बना रहा था। ये तो उस पर भड़कना स्टार्ट हो जाती है। अब जी जुआन ने जो कुछ भी किया था ना, इसने उस सारी बात का इसे बता दिया था कि मैंने उसे क्या कह दिया कि मैंने कि हुआन के साथ वन नाइट स्पेंड की है और उसने तो मुझे थप्पड़ भी मार दिया। ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी। ये सुन के ये तो एकदम शौक रह जाता है कि क्या सच में तुमने केहुआन के साथ वन नाइट स्पेंड की है। और बस फिर क्या था, भड़कता हुआ फिर उसके पास पहुंच जाता है, अपने बॉस का लिहाज भी नहीं करता। वो बेचारा एकदम सरप्राइज रह जाता है कि तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। अब जैसे कहते हैं कि मैंने तो आपको बताया था कि मैं कैफ़े को पसंद करता हूँ, तो फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसके साथ वन नाइट स्पेंड क्यों किए। अब ये बेचारा तो फिर उसे समझाने लगता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन ये उसकी बात पे कहाँ विश्वास करने वाला था। के हुआन तो खुद बेचारा एकदम कंफ्यूज होकर ही रह गया था कि जी जुआन को अब ऑफिस में जाके ये सब करने की क्या जरूरत थी। अब तभी अचानक इसे विवे का मैसेज आ जाता है जो कि इसे पुरानी वाली जगह पे मिलने के लिए बुला रही थी। नेक्स्ट हमें फिर यहाँ पे दोनों को बार में ही दिखाया जाता है। ये उसके क्लोज नहीं जाती, बस दूर ही खड़ी उससे बातें करती रहती। अब यहाँ पे ये उसे बता ही देती है कि देखो अब मैंने फाइनली फैसला कर लिया है कि तुम मुझे भूल ही जाओ, ऐसे समझो कि जैसे हम कभी मिले ही नहीं। मैं अपनी लाइफ में अब अपनी वजह से ना किसी को भी परेशानी नहीं दे सकती हूँ। तुम भी सीजुआन के पास वापस चले जाओ तो यही बेहतर होगा। वैसे भी लिहाओ कैफे मेरी वजह से ना सारे बहुत डिस्टर्ब होके रह गए। ये बेचारा ये सब सुन के एकदम परेशान ही हो गया था। मुझे पता है कि तुम मुझसे ही लव करती हो, पर ऐसी बातें क्यों कर रही हो। पर ना, ये तो बिल्कुल नहीं मानने वाली थी कि मैंने तो कभी तुम्हारे बारे में सोचा भी नहीं है। मैं जस्ट लिहाओ को ही पसंद करती हूँ, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। और बस ये कहती हुई फिर वहाँ से चली जाती है। ये बेचारा पीछे खड़ा बस अपसेट ही हो गया था। नेक्स्ट हमें फिर वेवे को घर में ही दिखाया जाता है। लिहाओ तो यहाँ पे नहीं था, ये तो अभी भी के हुआन के बारे में ही सोची जा रही थी। अब उसकी सोचों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये फिर कैफ़े के पास से आ जाती है। वो इसे थोड़ा सा परेशान देख के हैरान कि तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम अभी के हुआन से मिल के आई हो। तो ये उसे बता देती है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे मिल के आई हूँ, और जो भी उससे बातें की थी वो सारी की सारी इससे कर लेती है। ये तो उसे यही कहने लगी थी कि देखो तुम ना बहुत ही बुरा कर रही हो। तुमने अब इस वक्त ना के हुआन को ही चूज़ करना था, ना कि लिहाओ को। देखो उसे तुम्हारा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। लेकिन ये तो अब उसकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर कर देती है। कहती है कि नहीं, कि मैं देखो के हुआन को नहीं बल्कि शुरू से ही लिहाओ को ही पसंद करती थी। तो जो मैंने फैसला कर लिया बस वही ठीक है। एंड देन फिर इसके साथ चेयर जी करने लगती है। वो भी कहती है कि ठीक है तुमने जो भी किया है ना, मैं तुम्हें हमेशा ही सपोर्ट करूँगी। इसलिए उससे अब कुछ भी नहीं कहती कि इसका मूड कहीं और ज़्यादा ख़राब ही ना हो जाए। नेक्स्ट डे येन साहब फिर से इसे मिलने के लिए पहुंच आए थे कि देखो अगर तुमने मेरे बॉस के साथ वन नाइट स्पेंड कर भी ली है तो मैं फिर भी तुम पे गिव अप नहीं करने वाला हूँ। ये उसे यहाँ से जाने के लिए कह देती है और साथ में ये भी कहने लगी थी कि मैं तुमसे जो भी बात करती हूँ क्या तुम उसे सच मान लेते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसके साथ बिल्कुल भी रात नहीं बिताई है। ये खैर अभी भी कंफ्यूज था कि क्या ये सच है या झूठ। नेक्स्ट अब ये साहब ना फिर लिहाओ से मिलने के लिए उसके ऑफिस के बाहर ही पहुंच आए होते। वो हैरान तो था कि यान इधर क्या कर रहा है। इसने फिर लिहाओ से जीजुआन कैफ़े और के हुआन के बारे में जो भी बातें थी ना, सारी बातें शेयर कर ली थी। रात को वो घर आके इससे फिर यहाँ पे कैफ़े के बारे में ही बात करने लगा था कि देखो वो तुम्हारी फ्रेंड अच्छी नहीं है, तुम उससे दूर ही रहना। ये ना हो कि तुम भी उससे ऐसी बन जाओ, मुझे किसी दिन चीट करके तुम किसी और लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड ना बना लेना। अब यहाँ पे ये उससे कहती है कि देखो मेरी फ्रेंड तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें लगता है कोई गलत फहमी होगी। अब इसने यैन के बारे में उसे बता दिया था कि उसी ने ही मुझे बताया। खैर अब उन बातों को छोड़ के ना ये तो यहाँ पे इस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है कि देखो अब तो ना तुम मुझे टाइम दे रहे हो और ना ही कुछ ना मेरा ख्याल रख रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम्हें चीट करूँ या ना करूँ, बट तुम तो मुझे ज़रूर छोड़ दोगे। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी। वो इसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब
साथ ही साथ जो भी प्लान्स बनाता था ना, इससे बिल्कुल भी शेयर नहीं करता था और यही बात इसे खाई जा रही थी। इसलिए यहाँ पे फाइनली इसने डिसाइड कर ही लिया था कि ठीक है, अगर तुम मेरी वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं रह रहे हो ना, तो अपनी रिंग उतार के वहाँ पे रख देती है कि तुम अपना लाइफ पार्टनर ना कोई और ही चूज़ कर लो, जो कि तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाए और तुम्हारे प्लान्स में भी शामिल हो जाए। अब ये बात इसे बुरी लग जाती है। ये तो फ्रेंड्सों से हक करके यहाँ पे अपोलोजाइज़ करने लगा था कि ठीक है, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया ना, तुम मुझे प्लीज़ उसके लिए माफ़ कर दो। और ये रिंग पहनने की हकदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम ही हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और अब तो वो फाइनली इससे बहुत जल्द शादी करने के लिए मान ही गया था और ये भी कहने लगता है कि ठीक 2 मंथ के बाद हम दोनों अपनी वेडिंग सेरेमनी एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ इसे अरेंजमेंट्स वगैरह करने का भी कहने लगा था। ये सुन के वो तो फिर मन ही मन में बहुत खुश हो जाती है कि चलो अच्छी बात है, इस तरह मैं केहुआन को भुला ही दूंगी। अगले सीन में फिर हमें जीटिंग को केहुआन के पास से बैठे दिखाया जाता है। वो इससे यही बात कर रही थी कि अगर आप मेरी बहन से लव नहीं करते हैं ना, तो सही है, तो आप उससे आपने जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह दी हुई है ना, वो सारी ही की सारी ले लें। इस तरह हो सकता है कि वो आपको भूल के अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही पाए। ये थोड़ा सा कंफ्यूज होकर रह गया था कि क्या मुझे इस बारे में फिर जीजुआन से बात करनी चाहिए या नहीं। रात को ये मैडम तो अब हंसती मुस्कुराती हुई इससे मिलने के लिए पहुंच आई थी, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और ये बात इसे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। वो इससे फिर कैफ़े के बारे में ही बात करने लगा था कि तुमने उसे जाके थप्पड़ क्यों मारा था, वो तो इनोसेंट है ना। तो ये भी कहती है कि हाँ, शायद मैंने गलत लड़की को ही थप्पड़ मार दिया, असल थप्पड़ की हकदार तो वे ही थी ना। अब यहाँ पे ये उस पर भड़क जाता है कि देखो तुम गलत समझ रही हो, वे और कैफ़े दोनों ही इनोसेंट है, उनका मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं है। वह साथ ही साथ ना इसके कार्ड्स लेके ना सारे के सारे ही ख़राब कर देता है कि आइंदा के बाद तुम्हें ये यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ अपने अपार्टमेंट से जाने को भी इसके कहने ही लगा था। ये अब तो हर्ट फील करती हुई वहाँ से चली जाती है। वेडिंग वगैरह की तैयारियां करने के लिए डैड इसकी हेल्प करने के लिए आ गए थे। ये अभी भी उन्हें अंकल कहती है ना, तो इसलिए वो आज इससे यही कहने लगते हैं कि देखो अब तो हमारा रिश्ता चेंज होने वाला है, सो इसलिए तुम मुझे डैड कह के बुला सकती हो। अब जैसे यहाँ पे इन्हें डैड कहती है ना, तब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब ये तीनों मिलके गेस्ट वगैरह को बुलाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि किन्हें बुलाना है और किन्हें नहीं। और इस बेवे को तो यही कहने लगे थे कि तुम अपनी सारी कॉलीग्स को बुला लेना, हम उनका सारा खर्चा बर्दाश्त कर ही लेंगे। वैसे भी अब बहुत ही खुशी की बात थी ना, इसलिए ये चाहते थे कि दिल खोल के ही हम खर्चा करेंगे, कोई भी बचत नहीं होनी चाहिए। कंपनी में जैसिका इन्हें फिर एक प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि हम ना एक और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं और वो कंपनी और किसी और की नहीं बल्कि के हुआन की ही थी। ये तो उसे देख के एकदम शॉक में रह जाती है कि ये यहाँ पे कैसे आया। साथ ही साथ इसने तो फैसला कर लिया था कि मैंने हर हाल में इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है, बट जैसिका इसे रोक देती है कि अगर तुम यहाँ से एक कदम भी आगे बढ़ी ना, मैंने तुम्हारी टांगें तोड़ देनी है। खैर अब मजबूरी में इसे भी केहुआन को बर्दाश्त तो करना ही पड़ जाना था। यहाँ से जाते हुए लिफ्ट में भी इन दोनों की टक्कर हो जाती है। बाकी सब तो वहाँ से चले ही जाते हैं, लेकिन ये उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है कि देखो मेरी बात सुनो, तुम समझ रही होगी कि मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से ही आया हूँ, पर ऐसी कोई भी बात नहीं है। मेरे भी एक बॉस हैं, उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट करवाया था, इसलिए फिर मुझे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए यहाँ पे आना पड़ गया। ये खैर उसकी बातों पे क्या ही कहती, इसलिए चुप ही रहती है। खैर यहाँ से जाते हुए उसे ये भी कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे, क्योंकि मैं 2 मंथ के बाद ली हाउस से शादी करने वाली हूँ, इसलिए तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए ना। वैसे भी अब तुम मेरा पीछा छोड़ ही दो। ये उसे यहाँ पे कहता है कि तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रही हो, तुम चाहे जब ली हाउस से शादी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर से तो ये सारी बातें उससे कह देता है, लेकिन मन से तो इसका दिल बहुत ही ज़्यादा दुख गया था, जेलस फील करने लगा था। अब इसका ये वाला रिएक्शन देख के ना वे थोड़ी सी परेशान तो हो जाती है कि इसका मतलब इसे बुरा नहीं लगा है, वाकई में ये चेंज हो गया होगा। नेक्स्ट फिर ऑफिस वापस आते ही ना इसने यैन को ना जॉब से फायर कर दिया था कि अब से तुम शुमिंग के साथ मिलकर ही काम करोगे, तुम्हारी इस कंपनी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब था तो उसका फ्रेंड ही, लेकिन उसने इस पर ट्रस्ट नहीं किया था ना, सो इसलिए इसके साथ ऐसा करना तो बनता ही था। वह ये सब कहता हुआ वो तो अब वहाँ से चला जाता है। जीटिंग ने अब अपनी बहन को ना कोई जॉब तलाश करने के लिए कह ही दिया था कि अब तुम कम्प्लीटली के हुआन को भूल ही जाओ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, यही बेहतर होगा। वैसे भी इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट हमें फिर इसे यही दिखाया जाता है कि ये जॉब इंटरव्यू के लिए आई गई थी और साथ साथ वेडिंग प्लानर के तौर पे ना इसे जॉब मिल ही चुकी होती है। वे भी तो ऑफिस में के हुआन को बहुत ही इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट जैसे तैसे करके इन दोनों की टक्कर होती ही रहती है, दोनों फिर से एक दूसरे के क्लोज आ जाती हैं।
आज तो उन्होंने इतना ज़्यादा सारा काम किया था ना कि रात को फिर के हुआन सभी एम्प्लॉयज़ को ही ना ट्रीट देने का कहता है। यहाँ पे वेवी ने तो मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, बट फिर फाइनली इसकी फ्रेंड ने ना इसे मना ही लिया था कि देखो बस डिनर की तो बात है, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें फिर इन सबको रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। खाना खाने का तो बहाना था, ये लोग तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक भी कर लेते हैं। इवन के फिर के हुआन तो बेचारा काफ़ी ज़्यादा वाइन पी के ना एकदम टुन्नी हो चुका था। आज था भी बहुत दुखी कि वेवे की शादी ली हाउस से जो होने वाली है। इसने तो अब वेवे को ना यहाँ पे ड्रिंक करने से रोक दिया था और ये भी कहने लगता है कि आज ना घर पे तुम ही मुझे ड्रॉप करोगी। देखो बाकी सब तो ड्रंक हैं, बाकी सभी भी यही कहने लगे थे कि हाँ ठीक है बॉस को ना अब तुम ही घर छोड़ने के लिए जाओगी। वो इतना ज़्यादा टुन्न हो चुका था कि इसे संभालना तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन क्या करती, ये तो उसे अब करना ही था ना। अब जैसे तैसे करके इसे संभालती हुई वो इसके अपार्टमेंट के बाहर ही आती है। एंड देन फिर इसकी जेब से कीज़ वगैरह निकाल के इसे फिर अंदर ही लेके आ गई थी। बाकी इसे सोफे पे लिटाने के लिए ना इसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। कभी वो इसके पाँव खींचती है, कभी इसके हाथ खींचती है। खैर फाइनली इसे सोफे पे तो इसने लिटा ही दिया था, लेकिन साथ ही साथ वो तो यहाँ पे फोर्सफुली इसे किस कर लेता है। ये बात तो इसे बहुत ही बुरी लगती है। वो अब इसे मारती हुई वहाँ से जाने लगती है कि ये क्या बात हुई। साथ ही साथ इस पे और ज़्यादा गुस्सा करने लगी थी कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, ठरकी कहेंगे। ये कहती हुई अब वहाँ से चली जाती है। एंड देन इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।